हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दी बायो वर्ल्ड। इट्स योर चैनल, इट्स नॉट माइन, इट्स योर चैनल। यस, हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर है, एक छोटा सा डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेट जाता है कि ये इसमें एग्जैक्टली एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। यस, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। टॉपिक का टाइटल आप सुन लीजिए। टॉपिक का टाइटल है इंटर रिलेशनशिप अमंग मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म में इंटर रिलेशनशिप कैसे होता है। यस सर, अब ये किसके इंटर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं 3 कंपाउंड के इंटर रिलेशनशिप में। पहला कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है फैट। यस सर, तो जब हम लोग मेटाबॉलिज्म सीखते हैं, मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। यस सर, जब हम मेटाबॉलिज्म सीखते हैं कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का, तो इन तीनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक दूसरे से कैसे उलझे हुए हैं, वो तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इस चीज के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। यस सर, तो आप फोकस से सुनिए ये लेक्चर कैसे जाता है। यस सर, सबसे पहले प्यारे बच्चों होता क्या है? सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम प्यार से पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। ये एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड। पॉली इज द मैनी, सैकेराइड इज द शुगर कंटेनिंग मैनी शुगर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वो शुगर या वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है जिसमें बहुत सारा शुगर एक दूसरे से जुड़ जाता है। ऐसे ही एक पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल मैं बोल जाता है, दुनिया इसको स्टार्च कह जाता है। यस सर, मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या होगा, ये जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होगा, है ना। स्टार्च कैसे ब्रेक डाउन होगा? अमाइलेज वो एंजाइम कहलाता जो स्टार्च की वाट लगाता, वाट लगाने के बाद उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आप सभी को मालूम है कि ये ग्लूकोज, नाउ दिस ग्लूकोज विल अंडरगो रिएक्शन कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ये बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको सभी को ग्लाइकोलाइसिस याद हो गया होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, पागल दीवाना 1,3 डाई पीजीए, 3 पीजीए, 2 पीजीए, पीपा पाइरुवेट। यस सर, है ना। तो ये ग्लूकोज है, इसके अंदर 6 कार्बन एटम है। ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये स्लोली नंबर ऑफ रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है पागल और दीवाना। पागल का फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसल्डेहाइड, या इसको हम प्यार से ग्लिसल्डेहाइड 3 फॉस्फेट भी बोलते हैं। और दीवाने का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखता हूं क्योंकि आपको ये कई बार अच्छे से पढ़ा दिया गया है, आपको पता है इसका फुल फॉर्म। तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है डीएचएपी में एंड पागल में। बट ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये पागल क्या होगा? ये पागल कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में। ये पाइरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए अब एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में।
यस सर, क्रेब्स साइकिल में हमेशा CO2 रिलीज होता है क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और इसमें वाटर भी रिलीज होता है ना? इज दैट क्लियर? ओके, तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन था, ये एक्सप्लेनेशन किसके बारे में था? ये एक्सप्लेनेशन कार्बोहाइड्रेट के बारे में था। आपको पता होना चाहिए कि यहां पे अमाइलेज एंजाइम है। ये अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, पागल, दीवाना, पाइरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड क्रेब्स साइकिल। यस सर, तो हमने स्टार्ट में क्या बोला था? ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। तो अभी तक हमने एक एक्सप्लेनेशन खाली कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीखा हुआ है, तो अब ऐसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोगों को सीखना है प्रोटीन के बारे में भी और फैट के भी बारे में। यस, तो ये हम लोगों का प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये हम लोग का प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ है। प्रोटीन एक पॉलीमर है और इसके मोनोमर्स को अमीनो एसिड कहते हैं। अब ये प्रोटीन की वाट लगाने के लिए, जैसे स्टार्च की वाट लगाने के लिए हमने अमाइलेज को बुलाया था, उसी तरीके से प्रोटीन की वाट लगाने के लिए हम प्रोटीएज को बुलाएंगे। इज दैट क्लियर? तो प्रोटीएज वो एंजाइम कहलाता, ध्यान से सुनना, प्रोटीएज वो एंजाइम कहलाता प्रोटीन की वाट लगाता, वाट लगाने के बाद वो अमीनो एसिड बनाता। अब ये जो अमीनो एसिड होता है, ये कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में और पाइरुवेट के थ्रू ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है और पाइरुवेट में जैसे ही अमीनो एसिड आता है तो कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का मेटाबॉलिक पाथवे सेम हो जाता है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। मतलब इस पॉइंट पे ये वो पॉइंट कहलाता जिसमें ब्लैक कलर का कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म एंड रेड कलर का प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाता। समझ में आया? तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यस, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फैट के बारे में। फैट के बारे में भी हम ऐसी बातें सीखेंगे, हम ब्लू कलर में सीखेंगे। यस सर, तीनों का कलर अलग रहेगा ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाए। जिस तरीके से अमाइलेज स्टार्च की वाट लगाता, प्रोटीज प्रोटीन की वाट लगाता, बिल्कुल उसी तरीके से लाइपेज फैट को नहीं छोड़ पाता, ये उसकी वाट लगाता। आपको पता है कि अमाइलेज से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीज से अमीनो एसिड बनता है, उसी तरीके से फैट से दो अलग मोनोमर्स बनते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड और दूसरे को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होगा DHAP में और DHAP फिर कन्वर्ट हो जाता है PGL में और आगे का रास्ता सेम हो जाता है। मतलब ब्लू वो पॉइंट कहलाता है। क्या बोला मैंने? ब्लू वो पॉइंट कहलाता है जहां पे ब्लैक में कार्बोहाइड्रेट और ब्लू में ग्लिसरॉल का मेटाबॉलिक पाथवे सेम हो जाता है। इसके बाद, ये पॉइंट के बाद मेटाबॉलिज्म ग्लिसरॉल का और मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का सेम हो जाएगा। यस सर, मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है? यस सर, वेरी गुड। बच गया है फैटी एसिड। फैटी एसिड वो कंपाउंड कहलाता है, ध्यान से सुनना, फैटी एसिड वो कंपाउंड कहलाता है जिसके पास एसिडिक ग्रुप आता है और वो एसिडिक ग्रुप बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ जाता है। हाइड्रोकार्बन चेन,
एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पे। एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल है पाल्मिटेट। यस सर, पाल्मिटिक एसिड या पाल्मिटेट या पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम होते हैं, 16 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, these fatty acids are going to be broken down. Yes sir, if any fatty acid like palmitate containing 16 carbon atom, these 16 carbon atoms are going to be broken down. ये जो 16 कार्बन एटम होंगे वो ब्रोक डाउन होंगे 2 कार्बन की टुकड़ी में। 2 कार्बन की टुकड़ी टूटी, फिर 2 कार्बन की टुकड़ी टूटी, फिर 2 कार्बन की टुकड़ी टूटी। यस सर, तो एक पाल्मिटेट है वो 7 बार टूटेगा, तब जाके, ध्यान से सुनना, एक पाल्मिटेट जिसके पास 16 कार्बन एटम है वो 7 बार टूटेगा, तब जाके 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा हम लोग को। यस सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फैटी एसिड इस मेटाबॉलिक पाथवे में जब एंटर करता है तो वो एंटर करता है थ्रू दी एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए वो कंपाउंड कहलाता जिसके पास देखो 2 कार्बन एटम, जिसके पास देखो 2 कार्बन एटम आता, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता। तो ये स्टार पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये स्टार पॉइंट वो पॉइंट है जिसके आगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म सेम हो जाता है। यस सर, मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं फैटी एसिड का। फैटी एसिड का एग्जांपल है पाल्मिटेट। सिक्सटीन कार्बन एटम इसके पास प्रेजेंट है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। मुझे टॉपिक समझ में आया। तो व्हाट इज टॉपिक का पर्पस? टॉपिक का पर्पस ये है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का मेटाबॉलिज्म एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो तीनों का मेटाबॉलिज्म एक दूसरे से क्रेब्स साइकिल के थ्रू जुड़ा हुआ है। क्रेब्स साइकिल के पहले ही वो जुड़ जाते हैं। तो क्रेब्स साइकिल पूरे बायोकेमिस्ट्री का, पूरे चैप्टर का सेंट्रल पार्ट है। यस सर, इसलिए जो भी बायोकेमिस्ट होते हैं, मतलब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो लोग क्रेब्स साइकिल की पूजा करते, वंदना करते, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। यस सर, क्रेब्स साइकिल ये पूरे बायोकेमिस्ट्री का सेंट्रल पार्ट है। जो लोग डाइट सीखते हैं, जैसे वजन कम करना है, जिसका वजन बढ़ाना है, उनके लिए भी क्रेब्स साइकिल भगवान है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए प्यारे बच्चों, अगर एसिटाइल कोएंजाइम में ज्यादा हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो भी अभी डिस्कस कर रहा हूं। एसिटाइल कोएंजाइम में अगर ज्यादा हो गया तो ये जो रिएक्शन है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए की तरफ आ रहा है, ये रिएक्शन अब उल्टा होगा, है ना। अगर आप ज्यादा शक्कर वाली, जैसे ज्यादा शुगर वाली अगर आप चाय दिन भर पीते हो, है ना, तो आपके बॉडी में क्या बढ़ेगा? फैट बढ़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि शुगर क्यों नहीं बढ़ेगा? ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, वो एसिटाइल कोएंजाइम में यहां से निकालते जाएंगे, निकाल के क्या करेंगे? विड्रॉ करके क्या करेंगे? इनको विड्रॉ करके हम बनाएंगे फैटी एसिड, और ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल से कंबाइन होगा और बन जाएगा फैट, और आप हो जाओगे मोटे। इसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, है ना। अब अगर मुझे डाइट के हिसाब से किसी को पतला करना है तो मैं उसको क्या खिलाऊं, है ना, तो मुझे उसके फैट को कम करना पड़ेगा। ये सर, और आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में बताया ही है मैंने कि फैट इज नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है ना। तो बॉडी फैट को यूज नहीं करेगी। बॉडी फैट को तभी यूज करेगी जब आपके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है। तो जो भी डाइट लोग रहेंगे ना, डाइटिशियन, वो आपको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट खाओ, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करो। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो और आप एक्सरसाइज करेंगे, तो इनिशियली जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने के लिए जो एनर्जी आएगी वो कार्बोहाइड्रेट से आएगी जो आपने खाया है ना।
लेकिन आप अब एक्सरसाइज करना बंद नहीं कर रहे हो, आप अभी भी चालू रखे हो, तो धीरे धीरे जब कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया था वो खत्म हो जाएगा, तब फैट का बारी आएगा, तब फैट का नंबर आएगा, तब फैट ब्रेक होना चालू होगा। यस सर, इस हिसाब से आप मोटे भी हो सकते हैं और पतले भी हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है इस भगवान के ऊपर। इस भगवान को बोलते हैं क्रैब साइकिल। अगर आपका क्रैब साइकिल बॉडी में बैलेंस है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस होगा, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मतलब लिपिड, तीनों का जो संगम होगा वो संगम ही क्रैब साइकिल है। और क्रैब साइकिल बैलेंस होगा तो तीनों का मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस होगा। मुझे समझ में आया। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। अगर आप कुछ अपने चैनल को दी बायो वर्ल्ड को कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पे आप पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम लोग फोकस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर का टाइटल है एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब हम लोग बात करने वाले हैं कि जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो ये कितना एफिशिएंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस चीज को एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को आपको यहां पे समझना है ना। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो एक एटीपी मॉलिक्यूल में 34 किलो जूल एनर्जी होती है। यस सर, एक एटीपी में 34 किलो जूल एनर्जी होती है। अगर एक एटीपी में 34 किलो जूल एनर्जी होती है तो आपको ये पता ही होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर एक एटीपी में 34 किलो जूल एनर्जी है तो 38 एटीपी में 1292 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट है। कैलकुलेशन फास्ट है मेरा। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इसमें 1292 किलो जूल एनर्जी होती है, वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। अब हमको ये समझना है कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें टोटल एक ग्लूकोज की टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो एक ग्लूकोज की टोटल एनर्जी होती है 2870 किलो जूल। तो आपको ये भी क्लियर है कि 38 एटीपी में 1292 किलो जूल एनर्जी है और एक ग्लूकोज में टोटल एनर्जी इतनी प्रोड्यूस होती है ना। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों रिलीज होती है। तो आपको रिफर करना होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। याद करो हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको क्या बताया था। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था जब भी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता, जब भी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता, बदले में एनर्जी देखो रिलीज हो जाता। ये एनर्जी हमेशा दो फॉर्म में आता, एक हीट एनर्जी तो दूसरा केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आता, और वो केमिकल एटीपी कहलाता, और वो हीट एनर्जी ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना। तो ये टोटल एनर्जी है। इतनी एनर्जी हमारे काम की बात है। हीट एनर्जी हम यूज नहीं कर पाते, एटीपी की एनर्जी को हम यूज कर पाते, तो ये यूजफुल है, और हीट एनर्जी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। कर लो। यस सर, ओके। सो एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको 38 मॉलिक्यूल्स में कितनी एनर्जी है डिवाइड बाय टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से एटीपी कितने फॉर्म में, एटीपी कितनी एनर्जी है 1292, क्योंकि 38 मॉलिक्यूल्स है, और टोटल एनर्जी कितनी होती है इतनी, मल्टीप्लाइड बाय 100। यस सर, फोकस कीजिए।
कैसे करेंगे? 1292 किलो जूल एनर्जी, तो ये वैल्यू आती है अबाउट 45%। यस सर, इज दैट क्लियर? तो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एफिशिएंसी है वो है 45%, और ये 45% जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, और वाइल बचा हुआ 55% एनर्जी वो रिलीज होता है हीट के फॉर्म में, और जो भी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती वो मेरे काम देखो नहीं आती। तो मेरे काम क्या आती? मेरे काम ये 45% आती, क्योंकि यही 45% एटीपी बनाती। इसलिए तो एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज 45%। क्लियर? ऑल द बेस्ट।